Hello everyone, my name is Maya. Welcome back to my channel, guys. So today we discuss about class 12 political science chapter 3 न्यू सेंटर ऑफ पावर. ओके, तो बेसिकली हमें इसमें यही पढ़ना है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद आपका कोल्ड वॉर हुआ 1945 से 1991 तक. उसके बाद फिर एंड ऑफ बैटल हुआ, मतलब जब आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक पावर रह गई थी, अमेरिका. राइट, जो चैप्टर आपसे आपके सिलेबस से अब डिलीट भी कर दिया गया है, बट सिर्फ वही पावर रह गई थी. अब उस पावर को मीन्स अमेरिका को टक्कर देने की और भी नई नई पावर इमर्ज हुई. तो इसीलिए हमारी जो बुक में से ये चैप्टर हट चुका है, क्योंकि जो न्यू सेंटर ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि अब सिर्फ अमेरिका ही पावरफुल नहीं है कंट्री में, अब ऑलमोस्ट सभी कंट्रियाँ पावरफुल हैं. लाइक अगर मैं बात करूँ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है. और अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो आपके पास चाइना है, इंडिया है, इसराइल है, रशिया. तो ये सब कंट्री भी अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं. तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्टार्ट कर रही हूँ यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस में बता दिया था कि ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है. क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से कर लिया तो आपको 8 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे. तो इसलिए मैं इसके हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ओके, और अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं उसे आई बटन में डाल दूँगी. या हम हमेशा जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो होते ही है. तो बेसिकली इस इंट्रोडक्शन में इस जो भी जहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई है उसमें मेनली यही लिखा गया है कि जो इंट्रोडक्शन है, आपको मैंने अभी बताया जैसे कोल्ड वॉर एंड होता है, कोल्ड वॉर के बाद हमारी जो सुपर पावर बनती है सिर्फ एक, जो बायपोलरिटी है उससे हट के सिर्फ वन पोलर पावर जो बन जाती है वो अमेरिका बन जाती है. उससे हटाने के लिए अब बहुत सारी पावर इमर्ज हुई है. तो इसीलिए न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, बहुत सारी पावर इमर्ज हुई लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स, सार्क. और कंट्री वाइज आपका चाइना, इसराइल, रशिया, ये सारी कंट्री. ठीक है, तो इस चैप्टर में अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो पावर है अब वो कैसे अमेरिका की पावर को रिड्यूस कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्यों वो भी आज अमेरिका को टक्कर दे पाती हैं, या फिर आज उनके पास ऐसा क्या है जो उनसे अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पावर है उसको टक्कर दे सकता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से. हमारे मुंह पे तो बहुत आ रहा है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्षेत्रीय संगठन, बट ये होता क्या है और हमें इसकी नीड क्यों है. सो बेसिकली वाई वी नीड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. रीजनल यहाँ पे आपको एरिया वाइज नहीं डिसाइड करना. जब हम वर्ल्ड लेवल पे या फिर हाई ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं तो स्टेट का मतलब ही कंट्री होता है. तो बेसिकली जो जो कंट्रियाँ यूरोप में जो जो कौन कौन सी कंट्री आएंगी उन सब के बारे में बात करेंगे. जो छोटी मोटी कंट्रियाँ होती हैं उन्होंने आपस में मिलकर कौन से ग्रुप्स बनाए उन सब के बारे में बात करेंगे. तो वाई वी नीड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली ग्लोबलिज्म, like regional organization rise above the narrow sense of national interest and try together to fulfill regional interest. This paves the way towards federalism. देखो इसमें क्या हो रहा है, जो कंट्रीज है वो आपस में मिल रही हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही हैं, उनकी कुछ मीनिंग कुछ उनकी नीड्स है तो उसे फुलफिल कर रही हैं. तो ये लाइक ग्लोबलिज्म को. सेकेंड, हेल्प द यूनाइटेड नेशन. आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था सीटी के जस्ट बाद. तो बेसिकली मेन वो हायर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसलिए ही बनाया गया ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे इशू हो वो उसे सॉल्व कर सके. तो बेसिकली अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास के इशू को बातचीत से या टॉकिंग वे में या फिर विदाउट फाइटिंग से अब अपने ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशन में. यस, ये हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशन में. ओके, देयर फॉर द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो अलाउ देम टू सॉल्व प्रॉब्लम, और ईजिली उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया भी जा रहा है. थर्ड है इंटरनेशनलिज्म. यस, अगर ये अपनी कंट्रीज़ के साथ साथ दूसरी कंट्री को भी फॉलो करते हैं, उनकी कंट्री की नीड फुलफिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनलिज्म को दर्शा रहा है. क्योंकि इसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री आपस में मिलकर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है. ओके, लाइक पोस्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव. आपको पता होगा कुछ भी कंट्री अगर आपस में ऐड हो रही है या फिर जुड़ रही है, उनका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा. सो बेसिकली यही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में. अब आ जाओ यूरोपियन यूनियन स्टोरी पे. तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन स्टोरी, मैंने स्टोरी क्यों लिखा है, क्योंकि यार हर चीज़ के बनने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई होती हैं. लाइक आपको यूरोपियन यूनियन तो समझ आ रहा है कि कोई हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये है क्या, ये पहले क्या था. तो मैं इसकी एक स्टोरी बनाना चाहूँगी कि जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है आपका, जो कि 1939 से 1945 हुआ था, जिसमें 2 ग्रुप्स थे, अलाइज ग्रुप और एक्सिस ग्रुप. अलाइज ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रसिया था, और जो एक्सिस ग्रुप है उसमें जर्मनी, जापान, इटली है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सारी कंट्री जो इमर्ज थी, लगी हुई थी एक दूसरे को हराने में, तो इसमें बहुत सारी लॉस हुआ है. जय लाइक देख सकते हो इन दिस ग्रेट वॉर
World War II was caused by the countries of Europe. So they had to face the most problem in this great war. There was a great loss of money, right? Wait. Yeah. Great loss of money एंड पीपल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है इस वॉर में. ऑफ द विक्टोरियस कंट्री अलॉन्ग विद द डिफीटेड नेशन हैड बिकम वेरी बैड. यस, जो कंट्री जीती उसकी भी आज के टाइम पे इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है. और कंपनी जो कंट्री हार चुकी है उनकी तो अपने आप ही सारी चीज़ें, इसमें आपका वर्ल्ड देखा जाए तो वर्ल्ड पूरा इंक्लूड था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में. तो बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो कंट्री मिलकर आपस में यूरोपियन यूनियन बनाते हैं. क्यों? क्योंकि दो उनके सामने भी इशू था उस टाइम के जो लीडर्स थे. सो बेसिकली टू बर्निंग इशू इमर्ज बिफोर द लीडर्स देयर, कि या तो वो फिर से फाइटिंग करने स्टार्ट कर दें, एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में हो जाएं, या फिर वो सब एक साथ मिलकर एक यूनियन बनाएं जिसके थ्रू वो वर्ल्ड को टक्कर दे सके, वर्ल्ड में जो सुपर पावर है टक्कर दे सकें. तो बेसिकली यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ, ये जो प्रॉब्लम है, टू बर्निंग इशू इमर्ज बिफोर द लीडर देयर. सो यहाँ पे आपके दो प्रॉब्लम्स का जो सबका सॉल्यूशन है वो आता है मार्शल प्लान. अब ये मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान बेसिकली अमेरिका ने एक प्लान बनाया था कि जो भी कंट्री, मतलब जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन कंट्रियों को प्रॉब्लम हुई है, जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है और वो दोबारा से अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? वो हमसे ऐड ले सकते हैं. तो 1948 से ही जो अमेरिका है उसने ऐड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, मार्शल प्लान. अब अगर मैं आपको स्टार्टिंग स्टोरी बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी कंप्लीट करूंगी ताकि सिंपल वे में आपको सारी स्टोरी समझ आ जाए. ओके, तो बेसिकली मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो यूरोप है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया था. एक यूरोप था ईस्ट यूरोप और एक यूरोप था वेस्ट यूरोप. तो वेस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्री थी उसे मार्शल प्लान के थ्रू जो एड प्रोवाइड की जा रही थी, एड इन द सेंस मदद, लाइक फाइनेंशियल हेल्प, हर तरह की हेल्प जो प्रोवाइड की जा रही थी वो अमेरिका द्वारा की जा रही थी, जो वेस्ट की कंट्री में यूरोपियन में थी. ठीक है, और जो ईस्ट कंट्री थी तो उसको हेल्प कर रहा था सोवियत यूनियन, जो कि यूएसएसआर, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, तो यूएसएसआर जो है वो जो ईस्ट कंट्री थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, उनको ऐड प्रोवाइड कर रहा था. तो वेस्ट यूरोपियन कंट्री को कौन कर रहा था? वो आपका कर रहा था, अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट वाला जो है उसे कर रहा था अमेरिका, वेस्ट यूरोप कंट्री को. ठीक है, तो बेसिकली मार्शल प्लान एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करना, इसके थ्रू अमेरिका इन कंट्री को रीडेवलप करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा था. तो आपको समझ आ गया होगा कि यूरोपियन यूनियन रीज़न है कि इसका बनने के पीछे. ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो भी यूरोपियन यूनियन में जो विजेता, मतलब विजेता कंट्री थी और जो हार चुकी थी, उन दोनों की इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी. क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने पूरा पैसा अपनी इकोनॉमी की जगह किस पे लगा दिया? वेपन को बनाने पे, अपने देश को ज़्यादा बढ़ाने पे, या फिर इम्पीरियलिज्म को इस्टेब्लिश करने पे. बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एक वॉर नहीं, लगातार टू वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 से 1918, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो हुआ था 1939 से 1945. ओके, तो बेसिकली मार्शल प्लान के थ्रू अब कर क्या रहा है अमेरिका? उन कंट्री को एड प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू वो कंट्री क्या कर सके? रीडेवलपमेंट कर सके. ओके, सो आ जाओ अब यूरोपियन यूनियन एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ये तो अभी तक हमने ये समझा कि यूरोपियन यूनियन बना क्यों, राइट, और ये था क्या. अब आपको समझ आ गया होगा. अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए उसने क्या करा? जो भी उसके आसपास की कंट्रीज थी, जो भी इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी जितनी भी कंट्री थी जो आपस में मिलजुल कर रह सकती थी, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती थी, उन सब ने अब एक ग्रुप बना लिया जिसे हमने कहा यूरोपियन यूनियन. अब आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का जो ये फ्लैग है, उनका खुद का फ्लैग है. जैसे हमारा इंडिया का फ्लैग है वैसे उनका यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है. ये एक ग्रुप है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका फ्लैग है. ये कोई कंट्री नहीं है, इसके अंदर कंट्री की बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब बहुत सारी कंट्री हैं. लाइक अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो आज यहाँ पे 28 मेंबर्स हैं. सो कितने मेंबर्स हैं? 28, आप देख सकते हो. ओके, और अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी, तो ये आपके बहुत सारे नेम हैं जो मैंने लिख तो दिए हैं ताकि आपको नॉलेज रहे कि अगर इसमें अगर पेपर एमसीक्यू बेसिक होता है तो कोई ना कुछ क्वेश्चन तो आता है. और यूरोपियन यूनियन 8 मार्क्स का पेपर है, मतलब 8 मार्क्स का आपका, यस, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम तो लिख दिए हैं, तो एक बार अगर आप देख लोगे तो इसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री उस टाइम पे थी. तो ये आपकी ये सारी कंट्री हैं. ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं. यूरोपीय यूनियन, अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड? यस,
सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन आपको पता चल गया, क्यों बना ये पता चल गया, उसकी सॉल्यूशन क्या मिला उसकी प्रॉब्लम का ये भी पता चल गया, लाइक मार्शल प्लान के थ्रू अब उन्हें एड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है जो यूरोपियन यूनियन है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, आखिर किस तरीके से वो अमेरिका जैसी पावर को टक्कर दे सकता है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, लाइक मैंने 10 रीजन्स लिखे हुए हैं। जैसे कि द यूरोपियन यूनियन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री ऑफ यूरोप, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1990, यस 1992। ओके 1992 में ये कंट्री को एक ग्रुप आपस में मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम रखता है यूरोपीय यूनियन, जो कि कब बना है 1992 से। बट अगर मैं इसकी रिसेंट ईयर की जगह लास्ट ईयर बात करूँ तो ये 1948 से स्टार्ट हो चुका था, तो ये काफ़ी लंबे दौर से गुजर रहा था, राइट। सेकेंड है इन द बिगनिंग इट वर्क एज अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्टिंग में तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, मतलब लोगों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाना, लोगों को इन द सेंस जहाँ पे कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, हम जब ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं तो जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना, जैसे किसी कंट्री, जैसे अगर आपने इंडियन वाइज सुना होगा स्वयंसेवी संस्था, लाइक वो सब ग्रुप बना लेते हैं जिसको कुछ नीड होती है वो उसकी हेल्प कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें भी यही सेम ऐसे ही इशू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जैसे अगर किसी कंट्री है उसे कोई इकोनॉमी ऐड चाहिए या फिर पैसे की ज़रूरत है, तो ये सारी कंट्री आपस में मिलकर उसकी हेल्प कर देती है। पहले तो ये इसलिए बना था, लेकिन बाद में अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ही बन गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? क्योंकि इट हैज़ इट्स ओन एंथम, यस इसकी खुद की एंथम है, फाउंडेशन डे है, ठीक है, करेंसी भी है, जैसे इंडियन करेंसी रुपया है वैसे ही यूरोपियन करेंसी है यूरो। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी का नाम बताओ, तो यूरो। ओके सो द यूरोपियन यूनियन ट्राई टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश करी। जैसे आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है और फिर अलाउ मीन्स कि फोर्स में कब आया था। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है स्टूडेंट्स। ओके सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी। देख सकते हो इकोनॉमी के साथ साथ ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश तो कर ही रहा था, जिसमें इसका खुद का फ्लैग भी था जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, इसका फाउंडेशन डे भी है और नेशनल एंथम जैसे इंडिया की है वैसे इसकी भी नेशनल एंथम है। तो ऑलमोस्ट ये एक कंट्री की तरह डेवलप कर रहा था अपने आप को प्रॉपर तरीके से। करेंसी भी है। ओके और अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश तो करी, बट इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया 2003 में। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005, मतलब जीडीपी वाइज ये 2005 में वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। और लाइक इसकी बात करूँ तो वॉज मोर देन 12,000 बिलियन डॉलर्स, मतलब 12 अरब करोड़, इतना आगे तक बढ़ चुकी थी इसकी जीडीपी। और अगर मैं इसकी कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे मैंने भी आपको बताया इसमें 28 कंट्री है, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जो एक टाइम पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही थी, बट अब वो यूरोपियन यूनियन में एक साथ मिलकर रह रही है। ओके तो जैसे ही अगर मैं बात करूँ 2 मेंबर की, तो 2 मेंबर है जो कि किसके कंट्री के मेंबर हैं, आप देख सकते हो, फ्रांस एंड ब्रिटेन, और उन्हें मिली हुई है वीटो पावर। अब आपको पता नहीं होगा कि वीटो पावर क्या होती है, तो मैं बता देती हूँ, जो यूएनओ है, ठीक है, यूएन जो बना है, कब बना है, 24 अक्टूबर को बना है, ठीक है, अक्टूबर 1945 में बना है। ठीक है, अब यूएनओ में ना 5 कंट्री जो परमानेंट है और 10 कंट्रीज होती है जो टेम्प्रेरी बेसिस पे होती है, 2 ईयर के लिए चूज़ की जाती है। तो यूएनओ के अंदर जो 5 कंट्री, जिसमें आपका अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, तो देख सकते हो आप फ्रांस और ब्रिटेन यूएनओ के थ्रू एक परमानेंट कंट्री, और परमानेंट कंट्री को ही वीटो पावर मिला है कि अगर कोई ऐसा इशू है, अगर 5 कंट्री में से किसी एक कंट्री ने बोल दिया ना कि हाँ मुझे इस इशू पे कोई बात नहीं करनी, तो वो इशू कभी भी, मतलब वो कभी भी, वो वाला मुद्दा कभी भी, उस मुद्दे के ऊपर कभी भी यूएनओ में तो चर्चा बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब अगर मैंने बोल दिया ये नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, और ये 5 कंट्री के पास ही वीटो पावर है। ओके अगर मैं बात करूँ, ये तो यूएनओ की बात हो गई। फिर अगर बात की जाए सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और यूरोपीय यूनियन के पास एक सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, मतलब इतनी सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये अब किससे टक्कर दे सकता है, अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ओके और इसके पास 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको। न्यूक्लियर वेपन लाइक परमाणु बम, जिसके थ्रू अटैक हुआ था जापान पे 1945 में, और उसके अभी भी हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि वहाँ के बच्चे आज भी अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, ये जब आप
कोल्ड वॉर ये सारे चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं बता रही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको तब अच्छे से डिटेल्स में बताऊँगी। ओके, कि कब हुआ था जापान अटैक, कौन सी कंट्री पे, कौन सी सिटीज़ पे, कौन से बॉम्ब थे, क्या नाम थे, सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 550 न्यूक्लियर वेपन्स है, तो आप देख सकते हो यूरोपीय यूनियन, उसके पास 550 न्यूक्लियर वेपन है, मतलब बहुत ही पावरफुल है। ईयू हैज़ 3 टाइम्स मोर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड में भी अमेरिका से ज़्यादा शेयर करते हैं, 3 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि यूरोपियन इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा, कि ऑफकोर्स ये अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। बट इसके लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी यार, जब हर चीज़ में अच्छाई होती है तो बुराई तो होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। तो येस, इसकी भी कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट ईयू, या ईयू मीन्स होता है यूरोपीय यूनियन। ओके, तो यूरोपीय यूनियन में और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक यूरोपीय यूनियन में अगर मैं बात करूँ, उन्होंने खुद का पार्लियामेंट भी बनाया, जैसे आपको पता होगा इंडियन पार्लियामेंट भी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट इंडिया में कहाँ पर है, आपको ये आंसर करना है। ओके, नाउ दिस कम्युनिटी हैड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन से हट के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती थी। इसमें मैंने बताया था आपको, इसका खुद का फ्लैग है, ठीक है, इसकी खुद की करेंसी है, नेशनल एंथम है, फाउंडेशन डे है। तो ये सारी चीज़ें यही बता रही है कि इन्होंने, मतलब कि एक तरीके से अपने आप को इकोनॉमी से हटा के किस में ले आए हैं, पॉलिटिकल में। तो इसलिए यूरोपीय पार्लियामेंट भी बना है, जो कब बना है, 1975। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं कि यूरोपीय पार्लियामेंट कब बना था, तो 1979 में, और तभी इसका फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन भी हुआ था। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरीके से अब यूरोपीय यूनियन ने भी अपने आप को उस तरीके से इमर्ज कर लिया है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें भी, तो इसकी भी बहुत सारी, लाइक देखो, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूरोपीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूरोपीय पार्लियामेंट हुज मेंबर आर इलेक्टेड टू 5 ईयर टर्म्स बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटीज भी है, जुडिशियल भी है, मतलब हर तरीके से इसने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी है। तो ये बेसिकली सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट ईयू। अब हम आ जाते हैं इसके यू ऑब्जेक्टिव पे। अब यार, जो भी चीज़ें बनी होती है कुछ ना कुछ रीज़न से बनी होती है, राइट? तो इसमें भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये बनी है। ओके, तो बेसिकली ईयू ऑब्जेक्टिव है क्या? तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दैट इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड पर्सन एंड कैपिटल फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर। मतलब अब जो ईयू ऑब्जेक्टिव है उसमें यह है कि ईयू के अंदर जितनी भी 28 कंट्री हैं उनके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं होगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह ये ईजिली वन कंट्री से अनदर कंट्री जा सकते हैं। ओके, सेकेंड, लाइक अगर मैं बात करूँ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम एंड इंडस्ट्री ऑफ द मेंबर कंट्री, कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आपकी इंडस्ट्रीज भी दूसरी कंट्रीज़ में, जो ईयू की कंट्री है, 28 कंट्रीज हैं, उसके अंदर आप किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो कोई रोक टोक नहीं है। टू फॉर्मुलेट कॉमन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी विद द एम ऑफ स्टैब्लिशिंग पीस, ये शांति की स्थापना करने के लिए क्या कर रहे हैं, बातचीत का सहारा लेते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी रखेंगे, मतलब सुरक्षा करेंगे, विदेश नीति अपनाएंगे, सब एक जैसे अपनाएंगे। तो ये है इसके मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच कंट्री, और ये जैसे वही है कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसे कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेल्प चाहिए, तो उनकी हेल्प करेंगे, इकोनॉमी भी, पॉलिटिकल वाइज भी। ओके, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड फायर एंड रिवर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, लाइक आप देख सकते हो फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो ये इसके ईयू के ऑब्जेक्टिव है। अब आ जाओ कि ईयू क्यों इतना पावरफुल है। ये सब तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, बट अगर मैं बात करूँ, कुछ ना कुछ तो रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो मैं आपको ये वाला टॉपिक बता रही हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में, अगर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। यूरोपियन यूनियन आ इन्फ्लुएंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो लाइक यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन। सो अगर मैं बात करूँ तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कब से स्टार्ट हो चुका था, 1948 से, 1948 से चल रहा है। ओके, या इक्वल पॉलिटिकल फॉर्म, यहाँ पे सब एक जैसी चीज़ों को अपनाते हैं। अगर मैं बात करूँ इक्वल पॉलिटिकल फॉर्म लाने की वही चीज़ है कि यहाँ पे सबका एक ही फ्लैग है, राइट, एंथम है, और अगर फाउंडेशन डे है,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, मतलब पॉलिटिकल इन्होंने करने की कोशिश करी है। अगर बात की जाए ईयू पॉलिसी ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, तो ईयू पॉलिसी यही है कि हम फाइटिंग नहीं करेंगे, हम बातों से एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देख सकते हो इसकी जीडीपी कितनी ज़्यादा प्रमोट हो रही है। ये अगर मैं बात करूँ 2005 की जीडीपी 12,000 अरब डॉलर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा जीडीपी वाइज ग्रोथ कर चुका है। ओके, इसीलिए ये इन्फ्लुएंस रखता है। और इसकी आर्मी भी सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, तो इस वजह से पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें भी हैं इसके बीच में। अब आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा डिप्लोमेटिक, अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन वे में समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। यस, ओके, तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, इससे पहले लाइक इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आप देख सकते हो इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, तो ये अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को ऑफकोर्स टक्कर दे सकता है, और ये दे भी रहा है आज के टाइम पे। तो वही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, तो ये तो है ही है इसके पास, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी 2 कंट्री जो कि परमानेंट कंट्रीज में आती है, लाइक ब्रिटेन और फ्रांस, वो इस कंट्री की, मतलब इस यूरोपीय यूनियन की पार्ट है। तो आप देख सकते हो इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, राइट। तो ये कोई सा भी गेम खेल सकती है। डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति खेल सकती है, कोई इशू है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए हो, इनके फायदे नुकसान के लिए हो, तो ये उसे मना कर सकती है, वीटो का यूज़ कर सकती है। तो इस तरीके की चालाकियाँ कर सकती है, ठीक है, ईजी सिंपल वे में। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी इंपॉर्टेंस, वही चीज़ है कि 2005 में इसकी जो जीडीपी थी लाइक 12,000 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी। तो ये पावरफुल कंट्री तो बहुत है, और ये अमेरिका के तीसरी वो है जो वर्ल्ड ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो ये तो बात होगी इसके इन्फ्लुएंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर इसे भी आपको 6 मार्क्स का आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बना के सेंड कर दूंगी। यस, ओके। नेक्स्ट, अब देखो हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है। स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है कि हाँ ये ठीक है बिल्कुल हो जाएगा, बट शॉर्ट कमिंग ऑफ ईयू, अब ईयू में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, वरना सोचो ना, अमेरिका तो आज भी पावरफुल है, बट ईयू का आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि रीज़न उसके पीछे, हर कोई ना कुछ तो गलतियाँ कर देता है, या उनके बीच में जैसे फैमिली में झगड़े होते हैं, तो ये कंट्रीज़ के बीच में भी झगड़े होते हैं। अब किन चीज़ों को लेके, लाइक देखो, द यूरोपियन यूनियन वांटेड टू मेक इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड नॉट बी डन। यस, इन्होंने बताया था 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, बट वो फेल हो गया, ठीक है। और अगर दूसरी बात करूँ तो नॉट ऑल कंट्री हैव अडॉप्टेड यूरो करेंसी। अब एक बात बताओ, जब आप इसका पार्ट हो तो यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट देख सकते हो ब्रिटेन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉमन मार्केट। ब्रिटेन ने अपनी करेंसी निकाल रखी है, बाकी कंट्री ने और अपनी करेंसी निकाल रखी है। तो अगर आप किसी पार्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको उसके यूनिटी के साथ, सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, सबकी तरह पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, बट ये उस चीज़ में नहीं कर रही है, तो इसलिए थोड़ा ये इसका शॉर्ट कमिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट, तो हर चीज़ पे सारी कंट्रीज जितनी भी हैं इसके अंदर 28 कंट्रीज वो एग्री करते हैं, ये भी ठीक नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ ऐसा हुआ भी नहीं है, तो इट मेंबर्स बिहेव इंडिपेंडेंट डिस्पाइट कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। कुछ टाइम तक तो ये बिहेव करते हैं कि हाँ ठीक है, हम सब साथ में हैं, हम सब मिलके करेंगे, बट दूसरी ओर यही दिखता है कि ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट में भी रहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था यूएसए इन्वेंशन इराक में जो अटैक करा था यूएसए ने, उसमें ब्रिटेन ने सपोर्ट करा, बट फ्रांस और जर्मनी स्ट्रांगली कंडेमेंट थी, मतलब उसके खिलाफ थी। तो आप देख सकते हो कि है, मतलब यूरोपियन यूनियन स्ट्रांग तो है, बट हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा यू ख़त्म होता है। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। लाइक जो मैंने बताया था UNO, सॉरी गाइज, वेट अ सेकेंड, या UNO, ये बना है 1945 में, कब? 24 अक्टूबर, ओके। और अगर मैं बात करूँ, इसमें 5 कंट्री हैं, 5 कंट्री हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया, और आपका एक है चाइना, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 कंट्री है जो यूएनओ के अंदर आती है, जिसमें आप देख सकते हो ब्रिटेन, फ्रांस, जो कि यूरोपीय यूनियन की कंट्री है, ओके। सेकेंड चीज़ मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था, तो जो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर 1 है, सॉरी मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, वेट सेकेंड, या वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई है कब? 1914 से 1918, ओके। और अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है बच्चे आपका, सॉरी दैट फॉर, या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है आपका 1939 से
1945। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर इसी पे भी कि जो ये कंट्रीज़ हैं, जो इस टाइम पे जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या बनाया, ईयू बनाया है। क्यों? अपने आप को रीडेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका यूरोपीय यूनियन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ की, मैंने आपको यहाँ पे आपको यूरोपीय यूनियन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ें या छोटे छोटे से पॉइंट बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये जो 12 स्टार है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, ये यहाँ पे यूनिटी के प्रतीक है। 12 स्टार के थ्रू हम ये दिखा रहे हैं, एक तो ये घेरे में है, गोले में है, और ये यूनिटी मीन्स यूनिटी के प्रतीक है। कैसे? एकता का प्रतीक है, ये सभी देशों के बीच में एकता को कायम करते हैं। ओके, सो बेसिकली ये यूरोपीय यूनियन हो गया। कल मैं आपको इसके बाद में जल्दी आपका आसियान स्टार्ट करूँगी। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर कोई आंसर लॉन्ग में चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, या सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको 2 मंथ के अंदर अंदर अपने सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं और 100 में से 100 मार्क्स लाना है, ओके, क्योंकि आपको पता होगा 40 मार्क्स की 2 बुक्स हैं, ओके, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो मैं आपके 80 मार्क्स तो कवर करवा दूँगी, ये मुझे क्या, ये इस बात की गारंटी है, अगर आपने मेरे साथ जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वैसे कंटिन्यू किया तो। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ऑल्सो, ओके, एंड शेयर, प्लीज़ शेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड अपने ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो उस तरीके से अगर कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस तरीके से सारी चीज़ों को दोबारा हैंडल करूँगी। ओके फ्रेंड्स, या थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर।